हेलो एंड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, जो कि विलियम सी डॉगलस द्वारा लिखा गया है। आज मैं आपको इस पाठ की पूरी हिंदी बताऊंगा। आपको सिर्फ सुनना है, देखने के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। इस पाठ की हिंदी आपको 10 पैराग्राफ में बताऊंगा और 10 पैराग्राफ आपको विस्तार से समझ में आ जाएंगे और हिंदी भी समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1 में लेखक कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहां से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था। रानीखेत अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है जो बर्फ से ढकी हुई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी और वह मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। तो जो लेखक हैं पहले पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि वो नई दिल्ली से रानीखेत के लिए जा रहे थे। तो हिमालय पर्वत उन्होंने पार किए और उन्होंने वहाँ की अंग्रेजी सेना के पर्वतों को पार किया, वहाँ की छावनी देखी और अंग्रेजी सेना जहाँ रहती थी 6000 फीट ऊंचाई पर, वो सब पार करते हुए रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। तो रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती थी, वहाँ हर स्टेशन पर वो उतरकर अपनी उसके खिड़की खोलते थे, दरवाज़ा खोलते थे और डिब्बे से उतरकर स्टेशन पर वो घूमा करते थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2, इसमें कहते हैं प्लेटफॉर्म सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, भिखारियों, फेरी वाले व्यक्तियों से पूरी तरह से भरे हुए थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा करता था, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वह विश्व की समस्याओं तथा उस दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते थे। इस प्रकार मैं भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था और उसे सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों से चेक कर रहा था, अर्थात भारत के लोगों की भावनाएं क्या हैं और अमेरिकी दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों मतलब अमेरिकी सरकार का उनके विषय में क्या विचार है। तो दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस स्टेशन पर वो उतरते थे वहाँ पे अलग अलग धर्म जातियों के लोग भरे हुए होते थे, सिपाही भरे हुए होते थे, व्यापारी लोग, पुजारी लोग अपनी अपनी फेरी लगाने वाले फेरी में बेचा करते थे। बहुत सारे लोग स्टेशन पर होया करते थे। तो जो लेखक है वो वहाँ पे लोगों से 3-4 लोगों से बात किया करते थे, तो उनको उनमें से एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो कि अंग्रेजी में बात कर सके। तो जो लेखक हैं वो अंग्रेजी जानते थे, एक अंग्रेज थे, तो उनके लिए अंग्रेजी में बात करने वाला एक आधी व्यक्ति मिलता था। तो वो भारत के लोगों की नवज टटोलते थे कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं और उनकी इच्छाओं पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा पैराग्राफ नंबर 3 आता है। तो पैराग्राफ नंबर 3 में मेरा रानीखेत पहुंचने का मार्ग भारत के सबसे अधिक धनी कृषि क्षेत्रों में होकर था। यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था जो समुद्र के धरातल के 1000 फीट ऊंचा था, किंतु गर्ग प्रदेश था। गंगा का भूरा जल रेती मिला हुआ था। वह बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। उसके बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे, दूर दूर तक फैले हुए आदमी के सिर से ऊंची घास के मैदान थे जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। इन मैदानों में चीते, हाथी, अजगर तथा जहरीले सर्प रहते थे। अन्य सब जगह चौरस मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे, किंतु कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष या पकार वृक्षों की कतारें थी। ये एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है की तरह के पेड़ थे जिनके तने घने और ऐंठे हुए थे। दक्षिणी पश्चिमी से गर्ग और तर हवा आ रही थी। बंद
बंदर, जिनमें कुछ बंदरियाँ अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थीं, पेड़ों से कूदकर स्टेशनों पर भोजन की तलाश में आ जाते थे। जिन गांवों से हम गुजरे थे उनकी दीवारें गोबर से लिपी हुई थीं। उनकी छतों के ऊपर छप्पर थे। उस दिन छप्परों के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेलें विकसित होकर भूरे रंग की भद्दी दीवारों से लटक रही थीं। तो पैराग्राफ नंबर 3 में लेखक कहना चाहते हैं कि जब वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे तो उनको ये सारी चीज़ें ट्रेन से दिखाई दे रही थी। जब वो रानीखेत पहुँचे तब जाके उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाते हुए देखी। तो इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 4 में लेखक कहते हैं, एक स्टेशन पर लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का मेरा क्रम टूट गया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ की बुनी हुई सरकंडी की बनी हुई, जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। वे अपनी टोकरियों को ऊपर को उठाकर जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिनको मैं नहीं जानता था, किंतु उन शब्दों से निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। तो पैराग्राफ नंबर 4 में कहना चाहते हैं लेखक के एक प्लेटफॉर्म पे उनका रूटीन बिगड़ गया बात करने का। वहाँ पे जैसे ही वो उतरे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कुछ बच्चे जो कि हाथों से बिनी हुई शर्करे की टोकरियाँ बेचने के लिए खड़े हुए थे। ऐसे खड़े हुए थे जैसे निश्चय ही वो अपनी टोकरियों को बेचना चाहते हैं, वही इच्छा प्रकट कर रहे थे। तो लेखक वहाँ पे उतरते हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 में लेखक कहते हैं, वे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी का मतलब होता है कि आज्ञा का पालन करने वाले, सम्मान करने वाले। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए निवास स्थानों की खोज में चले गए। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक कट्टरता के भय से घबरा कर भारत आ गए। जिस समय वे अपने घरों से चले थे वे निर्धन थे। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा पैदल आरंभ की वे अधिक निर्धन थे, क्योंकि वे पाकिस्तान से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा अन्न सामान ही ला सके थे। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ दिनों बाद वे भूख के कारण उत्पन्न कमजोरी से मार्ग में गिरने लगे और जहां पर गिरे वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो लेखक कहना चाहते हैं जो बच्चे हमें मिले थे बहुत अच्छे हैं। वो कहना चाहते हैं कि ये शायद ही उनमें से कोई होंगे जो कि भारत का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत जब अलग अलग हुए तो पाकिस्तान में से कुछ लोग अपने भारत के लिए आए। तो 90 लाख लोग समथिंग तो बीच में रास्ते में बहुत सारा कम भोजन लेकर आए थे। तो किस तरीके से वो गरीबी में आए, किस तरीके से उन पर भोजन कम था और मर गए होंगे। शायद कुछ अपनी जो है रोड पे ही बेहोशी से गिर गए होंगे। तो उनमें से शायद ये कुछ बच्चे होंगे। तो ये लेखक समझ रहे। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 में लेखक कहना चाहते हैं, टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए थे, रास्ते में बैठे थे गरीबों, तो वो कहते हैं लेखक कि उनमें से ही किसी के बच्चे हैं ये जो हमारे पास इस समय टोकरियां लेकर खड़े हुए हैं। वे या उनके माता पिता या संबंधियों ने नगर में एकत्रित होकर दुकानें लगाकर तथा साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाज़ारों में जीविका कमाने का प्रयत्न किया जहां पर पहले से ही भीड़ थी। वे कपड़ों तथा घास के बने हुए सैकड़ों में रहते थे, जिनकी पंक्तियां गलियों में लगी हुई थीं। इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे वे जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के अभ्यस्त थे, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की वार्षिक आमदनी का $100 से अधिक नहीं है। अकुशल मजदूरी की प्रतिदिन की मजदूरी लगभग 3 सेंट होती है या एक सप्ताह में $2 से
कुछ कम दिन में एक बार भोजन मिलता है। एक प्याज की गांठ, एक रोटी, दाल का एक प्याला दूध के साथ संभव बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर, न चाय, न कॉफ़ी, न चिकनई, न मिठाई, न गोश्त। एक वर्ष में $100 से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते हैं। फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती है जो निर्धन हैं कि वे उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपटे। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मैं अमेरिका का एक निवासी उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी नहीं मिलता था। तो लेखक इसमें कहते हैं कि जब वो बच्चे उनके सामने आए तो वो कहते हैं कि गरीब परिवार से होंगे, उन्हीं व्यक्तियों में से होंगे जो पाकिस्तान से आए थे अपने भारत देश में। तो उनकी गरीबी को देख के वो कहते हैं कि उनको ढंग से रोटी भी नहीं मिलती है। तो लोग बच्चे जब उनको देख रहे तो वो सोच रहे थे मन में कि शायद ये बच्चे मुझे सबसे अच्छा ग्राहक समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ग्राहक उन्हें पहले कभी नहीं मिला होगा। बच्चों को ऐसा मन में उनके लगता है। तो कितनी रोटी मिलती है, सब कुछ इन्होंने इसमें बताया। पैराग्राफ नंबर 7 की हम बात करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 7 में मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। मतलब मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। फल रखने की दूसरी टोकरी, कुछ अधिक में रद्दी कागज़ रखने की एक सुंदर टोकरी, ₹1 में सिलाई का सामान रखने वाली आकर्षक टोकरी, ₹1 में कुछ पंखे एक आने का एक के हिसाब से या 2 पैसे के एक के भाव में खरीदे। मेरी भुजाएं भर गई थीं और मैं 50 सेंट भी खर्च ना कर पाया। अपने सामान को बेचने के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने मुझ पर दबाव डाला और मैं एक कैदी के समान था। बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था। 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी जो मेरे बिल्कुल सामने थी। वह आग्रहपूर्ण निवेदन कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी कि उसके शब्द किसी भी हृदय को घायल कर देते थे। तो पैराग्राफ नंबर 7 में वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी सौदा खरीदी, उनकी भुजाएं भर गई थी। तो एक बच्ची उनके सामने खड़ी थी जो कि अपनी सौदा को बेचने का प्रयत्न कर रही थी, अपनी बास्केट को बेचने का प्रयत्न कर रही थी। तो ऐसा हृदय था उसका, आंसू निकल रहे थे। तो ऐसा लगा हर कोई खरीद सकता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 8 में क्या कहते हैं लेखक। मेरी भुजाएं भरी हुई थी, उनमें स्थान नहीं था और न दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। अपनी टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ में साधते हुए मैंने अपना हाथ कोटे के दाहिने हाथ की ओर वाली जेब में डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। शायद कुल 15 सेंट थे जिसे मैंने छोटी लड़की की उस टोकरी में रख दिए जिसे वह प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने पकड़े हुए खड़ी हुई थी। मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि कोई टोकरी को नहीं खरीद सकता, किंतु उसकी ओर विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि बढ़ा रहा था। मुझे तुरंत ही अनुभव हुआ कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। 9 वर्ष की बच्ची ने जो फटे हुए कपड़े पहने हुई थी और भुखमरी के निकट थी, अपनी थोड़ी ऊपर को उठाई, टोकरियों के मध्य आई और एक युवती के पूर्व गौरव और नाजुकता के साथ वह धन मुझे लौटा दिया। मेरे सामने केवल एक ही विकल्प था जो मैं कर सकता था। मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। वह मुस्कुराई और प्लेटफार्म से तेजी के साथ किसी घास की झोपड़ी की ओर इस विचार के साथ भाग चली गई कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो हैं। तो देखिए कितनी अचूक बात है कि उस लड़की को पैसे दिए लेखक ने तो उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन जब उसकी टोकरी खरीद ली तो तुरंत उसने जो है अपना पैसा लेकर और एकदम भाग गई। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 9 और 10 इसी में आ जाता है। ठीक है, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यही कारण है जिसमें मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। वे व्यक्ति जिन्हें
मैंने भारत देखा था। गांव में रहने वाले तथा उच्च पदों पर आसीन गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण हैं। उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। इस सुंदर बच्ची ने जो गंदगी तथा निर्धनता में उत्पन्न हुई थी और जिनको व्याकरण तथा श्रेष्ठ व्यवहार की कोई शिक्षा नहीं मिली थी, मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखाई दी। तो लेखक कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे दिखाया कि यहाँ के लोगों में कितनी सम्मानजनक आदत है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कि ये लड़की जिसको शिक्षा भी नहीं दी गई थी सम्मान करने की, जिसको शिक्षा भी नहीं दी गई थी सच्चाई के रास्ते पर चलने की, और वह लड़की एक सच्चाई के रास्ते पर चल के बिना मेहनत किए फल को लेना नहीं चाहती थी, चाहे बेशक उसे भूखा रहना पड़े। तो ये है हमारे भारत की खास बात। अगर इस लेसन को आपको हिंदी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना।